दोस्तों, लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में। एक ऐसा टॉपिक है जो चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, डेफिनेटली इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @livestudy21। साथ ही आप हमें फेसबुक से जुड़ सकते हैं बाई सर्चिंग लाइव स्टडी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्लियामेंट को देखते हैं कि पार्लियामेंट की चर्चा भाग 5 में की गई है। साथ ही इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है, आर्टिकल 79 से 122 तक इसकी चर्चा की गई है। पार्लियामेंट के बॉडी कौन कौन से होंगे, तो पार्लियामेंट के राष्ट्रपति बॉडी होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि ये तीनों अभिन्न अंग है पार्लियामेंट के और ये तीनों बॉडी मिल करके पार्लियामेंट का निर्माण करती है। आज हम जिस चैप्टर से पढ़ेंगे या जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारा प्रेसिडेंट। आज हम इस वीडियो में प्रेसिडेंट के बारे में, इनके इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इनके ओथ यानी शपथ के बारे में, साथ ही इनकी पावर और ड्यूटीज के बारे में यानी कि शक्ति क्या होगी राष्ट्रपति की और इनके क्या क्या कर्तव्य होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इसके इम्पीचमेंट प्रोसेस यानी कि राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जाएगा इसके बारे में पढ़ेंगे। इनके वीटो पावर को देखेंगे, देन इनके बाद इसके ऑर्डिनेंस के देखेंगे और साथ ही राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति क्या होती है उसको देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करें। उससे पहले हम राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो भारत के राष्ट्रपति होगा इसकी चर्चा आर्टिकल 52 में की गई है। आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ का कार्यपालिका शक्ति के बारे में उल्लेख करता है। आर्टिकल 53 जिसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड जो प्रोसेस होंगे उसमें क्या क्या होंगे, कैसे उनका चुनाव होगा, इसकी चर्चा आर्टिकल 54 में की गई है। साथ ही राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने दिनों के लिए होंगे, कितने वर्ष के लिए होंगे, उसकी चर्चा आर्टिकल 56 में की गई है। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसकी चर्चा आर्टिकल 58 में की गई है। और आर्टिकल 60 ये कहता है कि राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट प्रोसेस की बात करता है, महाभियोग प्रक्रिया की। और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में उल्लेख की गई है। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से परामर्श लेंगे और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता करेंगे, इसकी चर्चा की गई है। साथ ही आर्टिकल 75 इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी, उनके वेतन क्या क्या होंगे, इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी की यानी कि अटॉर्नी जनरल की बात करता है। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के दायित्व का उल्लेख करता है जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से जो सूचना मांगना चाहे मांगे वो राष्ट्रपति का दायित्व प्रधानमंत्री का दायित्व होगा कि वो राष्ट्रपति के लिए अवेलेबल कराए और दे उन्हें। आर्टिकल 85 संसद के सत्र सत्रावसान और उन्हें भंग करने की प्रक्रिया की बात करती है। आर्टिकल 111 विधेयकों पर अनुमति की बात करता है, यानी कि जब सदन कोई विधेयक पास करेगा तो उस पर राष्ट्रपति की सहमति से रिलेटेड जो भी बात होगी उसकी चर्चा आर्टिकल 111 में की गई है। और अनुच्छेद 112 बजट की बात करता है जिसे हम वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। आर्टिकल 123 इसमें राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति की चर्चा की गई है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है उसकी चर्चा आर्टिकल 143 में की गई है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले संघ की कार्यपालिका के बॉडी की बात करते हैं। तो यूनियन एक्जीक्यूटिव की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल और अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, ये संघ की कार्यपालिका के अंग होते हैं। और संघ की कार्यपालिका के से जो चर्चा की गई है वो भाग 5 में की गई है। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है 52 से 78 आर्टिकल है इससे रिलेटेड। राष्ट्रपति के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, साथ ही वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये जो भारत का राज्य प्रमुख और प्रथम नागरिक, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खास मतलब कि कई बार बन चुके हैं। साथ ही राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता और अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करते हैं कि इनका निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा नहीं किया जाता, यानी जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनती। एक निर्वाचन मंडल होती है, वो
राष्ट्रपति को चुनती है, वो वोटिंग करती है राष्ट्रपति के लिए। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन से शामिल होंगे। तो संसद के दोनों सदस्य यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे, आप ध्यान रखिएगा कि निर्वाचित जो सदस्य होंगे सिर्फ वही भाग लेंगे। साथ ही राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भाग लेंगे। और यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे। अब राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन से भाग नहीं लेंगे? संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो भी मनोनीत सदस्य होंगे, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद, इसके जो मनोनीत सदस्य होंगे, राज्य विधान परिषद जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका अवेलेबल है उसकी बात करते हैं, वहाँ का जो निर्वाचित सदस्य होंगे और मनोनीत सदस्य होंगे वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे। साथ ही दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होंगे वो इसमें भाग नहीं लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि कौन कौन से राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। साथ ही अब देखते हैं कि प्रत्येक सदस्यों के मतों की संख्या का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो ये टेक्निकली यूपीएससी या बीपीएससी में पूछे जाते हैं, खास करके यूपीएससी में ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा, एक जो विधायक है उसके वोट का वैल्यू क्या होगा? तो राज्य की जो कुल जनसंख्या होगी उसे हम डिवाइड करेंगे राज्य की विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य से और उसे मल्टीपल कर देते हैं 1/1000 से। जो रिजल्ट आता है वही एक विधायक के वोट का वैल्यू होता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और साथ ही देखते हैं कि एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य क्या होता है, एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उनके वोट की वैल्यू क्या होगी। तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मत यानी कि जो भी स्टेट है इंडिया में उसके विधायकों के मतों का कुल मत, और उसे हम डिवाइड कर देंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से, यानी कि जितने भी संसद के निर्वाचित सदस्य हैं उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें एक संसद सदस्य के मत के वैल्यू का पता चल जाएगा। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस प्रोसेस के तहत होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय मत यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम्स होता है और ये गुप्त मतदान होता है। ये क्या होता है हम थोड़ी देर में इसे पढ़ेंगे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है। निश्चित मतों का भाग क्या होगा, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव को जीतने के लिए कितना वोट चाहिए, तो कुल जितने भी वैध मत होंगे, वैलिड वोट होंगे, उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे और +1 कर देंगे। जो वैल्यू निकल कर के आएगा वही होगा निश्चित मतों का भाग, यानी कि उतना अगर आप जो भी व्यक्ति खड़ा हुआ है राष्ट्रपति के पद के लिए अगर वो उस वोट को पा लेता है तो उसे राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी विवाद होंगे इनके इलेक्शन से रिलेटेड, उसका जो आखिरी और अंतिम फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होगा, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देगा उसके बाद इस पर सुनवाई नहीं होगी। और साथ ही राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है, यानी कि इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति इस आधार पर राष्ट्रपति के इलेक्शन प्रोसेस को इसलिए नहीं चुनौती दे सकता कि मान लीजिए कि इस बार कोई MP या MLA का सीट खाली रह गया और वो सीट नहीं भर पाया तो इसलिए इस इलेक्शन को वैलिड नहीं किया जाए। तो ऐसा कोई नहीं होगा कि जितने MP MLA प्रेजेंट होंगे उसी के आधार पर वो वोट किया जाएगा। साथ ही देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय जब मान लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति जो इलेक्शन में खड़ा हुआ था राष्ट्रपति के लिए, अगर वो किसी कोर्ट में केस कर देता है कि इस बार जो इलेक्शन हुआ वो अवैध घोषित कर दिया जाए इसे, अगर मान लीजिए कि किसी भी कारणवश इसे अगर अवैध घोषित कर दिया गया तो उस दौरान जो राष्ट्रपति के लिए व्यक्ति नियुक्त हो गया था उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो अवैध कार्य नहीं माना जाएगा, साथ ही वो प्रभावी होंगे। यानी कि जैसे एक नॉर्मली राष्ट्रपति के रूप में जो व्यक्ति नॉर्मली जो एक राष्ट्रपति काम करते हैं जिस तरह से वो प्रभावी होता है उस तरह से यहाँ होगा, वो अवैध नहीं माना जाएगा, वही प्रभावी माना जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है। तो मान लीजिए कि A, B, C और D ये 4 व्यक्ति है जिन्होंने राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हुआ, और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है X, Y और Z, 3 व्यक्ति है जिन्हें वोटिंग करना है। तो मान लीजिए अगर X को जो वैलिड मिलेगा, जो मतदान पत्र मिलेंगे, अगर उसे वोटिंग करना है तो प्रीफर करेगा। यानी कि अगर हम लोकसभा में जैसे कि हम MP या MLA के लिए जब हम वोटिंग करते हैं तो वहाँ पे हम EVM में जाते हैं और जितने भी मान लीजिए अगर 5 कैंडिडेट है तो 5 कैंडिडेट में से जनता किसी एक को चुन लेती है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में मान लीजिए X को अगर जो मतदान पत्र मिला अगर उसमें 4 व्यक्ति खड़ा है ABCD तो उसे प्रेफर करना होगा कि X जो व्यक्ति है वो पहला प्रेफर किसे करता है, वरीयता किसे देता है। मान लीजिए अगर कि X के
प्रथम चॉइस अगर सी है तो वो सी को अपना पहला चॉइस मानेगा। साथ ही अगर मान लीजिए उसका ए जो है दूसरा चॉइस है तो इसे दो करेगा, और मान लीजिए डी जो है इसका तीसरा है और डी है सबसे अंतिम यानी चौथा। उसी तरह से एक्स भी करेगा और जेड भी करेगा। मान लीजिए कि सबने प्रीफर कर दिया, किसी ने सी को किया, किसी ने ए को किया, किसी ने डी को किया, और अंत में जो काउंटिंग हुई उसमें मान लीजिए कि ए और बी को समान वोट आ गए। ए और बी को मान लीजिए अगर 5वां व्यक्ति ने सपोर्ट कर दिया तो इस दौरान क्या होगा, तो इस दौरान जो सी और डी होंगे इसमें जो देखा जाएगा कि किस व्यक्ति को ए और बी में से किस व्यक्ति को सेकेंड वरीयता दिया गया, यानी कि जो ए और बी में सी और डी में से जो ए और बी जो होगा सेकेंड स्थान पे होगा उसका वोट जो है इन दोनों को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, हम इसे और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए हम देखते हैं इनके अर्हताएं एवं शपथ के बारे में। तो सबसे पहले राष्ट्रपति पद के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए इसकी हम बात करते हैं। तो राष्ट्रपति के लिए जो अर्हताएं चाहिए वो होना चाहिए कि आपको भारत का नागरिक होना होगा। साथ ही आपकी उम्र जो है 35 वर्ष हो जानी चाहिए, और आप लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होनी चाहिए, यानी कि आप योग्य होने चाहिए कि आप लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सके। और आप किसी लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए, चाहे वो संघ सरकार का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, किसी के भी आप लाभ के पद पर नहीं होइएगा। आपको एक बात यहाँ ध्यान में रखना होगा कि इस लाभ के पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है कि ये लाभ का पद क्या होगा। इसे संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है कि लाभ के पद का अर्थ क्या होगा। एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है कि क्या संविधान में लाभ के पद को परिभाषित किया गया है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इनके शपथ और प्रतिज्ञा यानी कि इनके जो ओथ होते हैं इसके बारे में। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे, तो राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है और वो अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो उन्हें शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम उनके पदावधि और महाभियोग के बारे में। तो सबसे पहले उनकी पदावधि को देखते हैं। तो उनका पदावधि क्या होगा, यानी कि सामान्यतः राष्ट्रपति जो हैं 5 साल के लिए उनका कार्यकाल होता है, 5 साल के लिए उन्हें चुना जाता है। लेकिन अगर 5 साल के बाद भी उनका उत्तराधिकारी अगर पद ग्रहण न करे और किसी कारणवश राष्ट्रपति अगर चुनाव नहीं हो पाता है तो वो राष्ट्रपति बने रहेंगे, लेकिन समानतः उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। फिर एक राष्ट्रपति भारत में जो है पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, यानी कि एक राष्ट्रपति 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार अगर वो चुने जाते हैं उन्हें वोट मिलता है उतनी बार वो निर्वाचित हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, या मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अगर उनके पद का जो कार्यकाल होता है उससे पूरा होने से पहले अगर उन्हें हटाना है तो उन पर महाभियोग चला करके हटाना होगा, महाभियोग प्रक्रिया से। ये महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, महाभियोग क्या होता है, हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि महाभियोग आखिर किस आधार पर लगाया जाएगा। तो संविधान में उल्लेख किया गया है कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है प्रारंभ की जाएगी। लेकिन जैसे लाभ का पद संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक उसी प्रकार संविधान का उल्लंघन भी संविधान में परिभाषित नहीं किया गया कि संविधान का उल्लंघन कब माना जाएगा, कैसे माना जाएगा। ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी हाउस में इसे शुरू किया जा सकता है। लेकिन अगर महाभियोग किसी भी राष्ट्रपति पर चलाना है तो उसे सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी महाभियोग की प्रक्रिया अगर हम लोकसभा से प्रारंभ करते हैं तो लोकसभा के मेंबर का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। साथ ही राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस देना जरूरी है। तो एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है तो कितने सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है, या राष्ट्रपति को कितने दिनों का नोटिस दिया जाता है। तो आपका आंसर होगा कि राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दिया जाता है और एक सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। साथ ही ये जो महाभियोग की प्रक्रिया शुरुआत की जाती है इसके लिए आपको 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से इसे पारित करना होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अगर 2/3 बहुमत से पास हो जाता है ये महाभियोग की प्रक्रिया तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है।
जब महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर चलाई जाती है तो उस दौरान राष्ट्रपति या तो स्वयं उपस्थित हो सकते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं जो वहाँ इस महाभियोग की प्रक्रिया के समय वहाँ उपस्थित होकर के अपने बात रख सकता है। राष्ट्रपति की शक्ति एवं कर्तव्य। राष्ट्रपति की शक्ति जो है 7 तरीके की शक्ति दी गई है। कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति और आपातकालीन शक्ति। ये 7 प्रकार की शक्ति है जो राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। सबसे पहले हम देखते हैं कार्यकारी शक्ति यानी कि एक्जीक्यूटिव पावर। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत भारत सरकार के जो भी शासन संबंधी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। साथ ही एक्जीक्यूटिव पावर के तहत ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। जितने भी प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी होंगे वो राष्ट्रपति से मांग कर सकते हैं और प्रधानमंत्री से मांग कर सकते हैं राष्ट्रपति, और ये प्रधानमंत्री का दायित्व होगा कि वो राष्ट्रपति को अवेलेबल कराए। साथ ही महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति और उनके वेतन का निर्धारण इनके कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। इसके अलावा महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग या के अध्यक्ष और उनके सदस्य, राज्य के राज्यपाल यानी कि गवर्नर, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य आदि की नियुक्ति ये अपने कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि SC ST बैकवर्ड क्लास के लिए एक आयोग की नियुक्ति करते हैं, एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करते हैं, और किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना हो तो ये अपने कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत ही करते हैं, और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियाँ भी इन्हें इसी पावर के अंतर्गत आती है। अब इनके बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर की यानी कि विधायी शक्ति की। विधायी शक्ति के अंतर्गत ये संसद की बैठक बुला सकते हैं, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं, साथ ही ये लोकसभा का विखंडन कर सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो शक्ति है इनके लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत आती है, लेकिन जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता कौन करता है। प्रत्येक चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करते हैं राष्ट्रपति लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत। साथ ही 12 सदस्यों की मनोनयन राज्यसभा में और 2 आंग्ल समुदाय के व्यक्तियों का मनोनयन लोकसभा में अपने लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत करते हैं। देन इसके अलावा वो विधेयक को स्वीकृति देते हैं या अपनी स्वीकृति जो है सुरक्षित कर लेते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। ये इनके लेजिस्लेटिव पावर है। राज्य विधायिका को लेकर के भी सेम इनके ऐसे ही पावर है जो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखते हैं जो भी विधेयक को। धन विधेयक के लेकर के ये पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, यहाँ पे इनके रिस्ट्रिक्शन है। संसद के सत्रावसान की अवधि के दौरान अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है इनके लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत आती है। देन बात करते हैं फाइनेंशियल पावर यानी कि वित्तीय शक्ति। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत की जाती है, यानी कि जो भी धन विधेयक होंगे वो राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेकर के ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष रखना यानी कि बजट को संसद के समक्ष रखना। अनुदान की कोई मांग राष्ट्रपति के बिना मंजूर नहीं की जा सकती, यानी कि गवर्नमेंट जब कोई अनुदान की मांग करती है तो उसमें राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। भारत की जो आकस्मिक निधि से भुगतान की व्यवस्था है वो राष्ट्रपति ही करते हैं अपने फाइनेंशियल पावर के अंतर्गत। प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। या ये लाइन भी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, इसका कार्यकाल कितने दिन के लिए होता है, और ये वित्त आयोग का काम जो है राज्य एवं केंद्र सरकार के मध्य राजस्व का बंटवारा करना है, यानी कि टैक्स का बंटवारा करना है। देन हम बात करते हैं जुडिशियल पावर की यानी कि न्यायिक शक्ति की। तो इसके अंतर्गत ये CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति, साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होंगे उसकी नियुक्ति करते हैं अपने जुडिशियल पावर के अंतर्गत। साथ ही उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह लेने की शक्ति है, लेकिन ये सलाह बाध्यकारी नहीं है। यानी कि मान लीजिए अपने जुडिशियल पावर का यूज करके राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई अगर किसी विधि पर या किसी तथ्य पर सलाह लेते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट वो सलाह देगी वो सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। साथ इनकी जो समाधान शक्ति है वो इनकी जुडिशियल पावर के अंतर्गत आती है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं डिप्लोमेटिक पावर यानी कि कूटनीतिक शक्ति। इनकी जो कूटनीतिक शक्ति के अंतर्गत जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है, समझौता होता है, ये राष्ट्रपति के नाम से की जाती है जिसमें संसद की अनुमति अनिवार्य होती है। इसके अलावा राजदूतों की नियुक्ति और उच्चायुक्त जो भेजे जाते हैं या जो बाहर से आते हैं कोई किसी अन्य देश के उच्चायुक्त, उनका स्वागत करना ये इनकी डिप्लोमेटिक पावर को शो करता है। अगर मिलिट्री पावर यानी कि सैन्य शक्ति की बात करें तो ये
भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होते हैं, यानी कि चीफ ऑफ कमांडर होते हैं सेना का। साथ ही ये थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इनके जो सेना के प्रमुख की नियुक्ति होती है ये करते हैं। युद्ध की शुरुआत और इसकी समाप्ति की घोषणा भी ये अपने मिलिट्री पावर के अंतर्गत करते हैं और ये संसद की अनुमति के अनुसार ही करते हैं। देन देखते हैं इमरजेंसी पावर यानी कि आपातकालीन शक्तियाँ। तो इसे 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। आर्टिकल 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा होती है, आर्टिकल 356 एंड 365 जिसमें राष्ट्रपति शासन की चर्चा की जाती है। देन लास्ट जो है इसका 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे, इसे स्पेशली एक टॉपिक बना करके। देन नेक्स्ट देखते हैं हम राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। वीटो जो है 4 प्रकार के होते हैं। अत्यंतिक वीटो यानी कि एक्सट्रीम वीटो, विशेषित वीटो, स्पेशल वीटो, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंडिंग वीटो और पॉकेट वीटो। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो होता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो होती है, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। विशेषित वीटो जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति इसका यूज करते हैं, उसके पास विशेषित वीटो होती है। तो हम ये तीनों जो वीटो हैं, एक्सट्रीम, सस्पेंडिंग और पॉकेट वीटो, इसको हम डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अत्यंतिक वीटो को। अत्यंतिक वीटो संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने, यानी कि जब संसद लोकसभा एवं राज्यसभा से जो पास करके राष्ट्रपति को जाती है, आप सब जानते होंगे कि जब तक राष्ट्रपति के किसी भी बिल पर राष्ट्रपति अपनी मंजूरी ना दे तब तक वो एक्ट नहीं बनता, अधिनियम नहीं बनता। लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाती है, राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देते हैं। देन उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है, वहाँ पे उसका जुडिशरी रिव्यू होता है। देन वहाँ से जब क्लियर हो जाता है तो वो बिल बन जाता है। जैसे उसी प्रकार अगर संसद किसी विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, राष्ट्रपति अगर उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं तो वो अत्यंतिक वीटो कहलाती है। ये समानतः 2 मामलों में यूज किया जाता है, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में और सरकारी विधेयक के संबंध में। जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दिया हो, यानी कि मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने रिजाइन दे दिया हो और नया मंत्रिमंडल इस पर सहमति देने के लिए सलाह ना दे। देन हम देखते हैं निलंबनकारी वीटो। यह विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटाना होता है, यानी कि जब कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास होती है और राष्ट्रपति के पास जाती है, राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं, तो यहाँ निलंबनकारी वीटो दिखता है। लेकिन जब संसद उसे, जब मान लीजिए कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटाया, लेकिन संसद ने उसे बिना संशोधन के या संशोधन के साथ अगर पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति इस समय बाध्य होंगे अपनी स्वीकृति देने के लिए। धन विधेयक के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं किया जाता। धन विधेयक के मामले में इस वीटो का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जब धन विधेयक को पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति से पूर्वानुमति पहले से ही ले ली जाती है और उसे तब सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो उसमें ऐसा मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति ली जा चुकी है, तो इसमें ऐसा करना उचित नहीं है। देन देखते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का आप गौर से देखें तो ये नाम से ही अपने आप में अपना उल्लेख कर देता है। पॉकेट वीटो यानी कि पॉकेट, जेब में चला गया वो वीटो। इस विधेयक पे ना तो वो कोई सहमति देंगे, ना ही इसे अस्वीकृत करेंगे, ना ही इसे लौटाएंगे। ये एक अनिश्चित काल के लिए पॉकेट में रख लेंगे यानी अनिश्चित काल के लिए अपने पास लंबित रख लेते हैं। और पॉकेट वीटो का यूज 1954 में ज्ञानी जैन सिंह ने किया था भारतीय डाक संशोधन अधिनियम को लेकर के। देन हम देखते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की ये जो ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है, ये महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है, जिसके ये विधायी शक्ति के तहत ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। और ये ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति इन्हें अनुच्छेद 123 से प्राप्त होती है। जब संसद का सत्रावसान की अवधि में ना हो तो इस दौरान ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ये जो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं उसके लिए अधिकतम 6 माह होती है और 6 सप्ताह होती है। 6 माह आप जानते हैं कि हर एक 6 महीने के बाद सदन का सेशन शुरू हो जाता है, तो ये इसके लिए 6 माह का समय होता है। या ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद अगर जस्ट मान लीजिए कि आज ऑर्डिनेंस जारी किया, अगर नेक्स्ट मंथ से अगर सेशन स्टार्ट हो गया तो उस स्थिति में इनके ये ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद 6 सप्ताह का टाइम होता है। उस 6 सप्ताह के अंदर में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जैसे बिल पास होता है उसी तरीके से इसे पास होना होगा, नहीं तो यह अध्यादेश जो है गिर जाती है यानी खत्म हो जाती है। देन देखते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, क्षमा करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत मिलती है और ठीक उसी प्रकार राज्यपाल को भी अनुच्छेद 161 के तहत ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो भी क्षमा करे। तो दोनों में कॉमन क्या है? राष्ट्रपति
जो है मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, बट राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं। बाकी दोनों के पास समान शक्तियाँ होती हैं, स्वयं सिर्फ मृत्युदंड को लेकर के। ये जो क्षमादान की शक्ति होती है न्यायपालिका से स्वतंत्र होती है, और ये क्षमादान करने की जो शक्ति होती है ये 5 प्रकार की होती है। इसमें जिसका लघुकरण, क्षमा, परिहार, विराम और प्रविलंबन होती है। तो लघुकरण का अर्थ यह हुआ कि दंड के स्वरूप को कम कर देना, यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को 5 साल के लिए कठोर कारावास का सजा दिया गया हो, तो राष्ट्रपति लघुकरण करके इसे 2 साल या 3 साल कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार परिहार क्षमादान को देखें तो दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर देना। लघुकरण में हमने देखा कि 5 साल के लिए अगर किसी को कठोर कारावास दी गई है तो उसे वो 2 साल में साधारण कारावास में चेंज कर सकते हैं या 1 साल कर सकते हैं। लेकिन परिहार क्षमादान के अंतर्गत अगर 5 साल की सज़ा है तो सज़ा के प्रकृति में मान लीजिए कठोर कारावास है तो वो कठोर कारावास ही रहेगा, इसे वो 2 साल या 3 साल के लिए कर सकते हैं, 1 साल के लिए कर सकते हैं। लेकिन सज़ा का जो प्रकृति होगा यानी जिससे कठोर कारावास है तो कठोर कारावास ही रहेगा। देन देखते हैं हम विराम क्षमादान। सज़ा को किन्हीं विशेष परिस्थिति में कम करना है, यानी कि मान लीजिए कि जैसे कोई प्रेग्नेंट महिला है, गर्भवती महिला है, अगर उसे 5 साल के लिए 10 साल के लिए सज़ा दी गई है तो उसको कम कर सकता है। या कोई शारीरिक अपंग है या किसी बीमारी से जूझ रहा तो उस दौरान वो उसे कम किया जाता है, इसे बोलते हैं विराम क्षमादान। प्रविलंबन जो है दंड पर अस्थायी तरीके से रोक लगाया जाता है, ये बेसिकली मृत्युदंड को लेकर के क्षमादान किया जा सकता है। तो आई होप राष्ट्रपति से रिलेटेड आपकी जो भी क्यूरीज होंगी वो सोल्व हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिसे हम सोल्व कर देंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।